हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास 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 गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पाइनल कोड इंजरी में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है ना उसके रिलेटेड है। क्योंकि अभी पिछले एक वीक से बहुत सारे अपने जो स्पाइनल इंजर्ड भाई है उन लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर हमारे दो दो तीन तीन साल हो गए हैं लेकिन अभी तक हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल हमको करना क्या है। वैसे मैंने अभी 2 तीन दिन पहले ही एक वीडियो डाला था कि आप अपनी इंजरी को समझो, आप अपने रिपोर्ट्स को पढ़ो कि एक्चुअल आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि सर आपने इतने सारे एक्सरसाइज के वीडियो डाले हैं, निखिल भाई ने डाले हैं और भी काफ़ी अपने ऐसे भाई है जो ऐसी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाकर अपनी रिकवरी के वीडियो डालकर। लेकिन फिर भी बहुत से अपने ऐसे भाई हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी में पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आता है उसके बाद उसको शुरुआत कहाँ से करनी है वही सबसे बड़ी एक विटंबना हो जाती है। क्योंकि अगर वो फैमिली अच्छे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से है देन नो इश्यू, बट अगर वो फिजियोथेरापी के लिए पैसे एक्सपेंस नहीं कर पा सकते हैं, उनके लिए ऑपरेशन के इतने सारे खर्चे हो गए हैं कि अब घर पे थेरापिस्ट को होम विजिट में बुलाकर पर डे का 200-500 रुपया पे करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो वो कैसे करेंगे। और दूसरा कि स्पाइनल इंजरी में जैसे ही पेशेंट घर पे आता है डिस्चार्ज होके तो इतनी सारी तकलीफें, परेशानियां, दर्द, दुख लेके आ जाता है कि वो तो सबसे पहले हकबका ही रह जाता है कि यार ये पैर में ये क्या हो गया है यार, कुछ पता तो चलता नहीं है। तो अब मैं करूंगा क्या है, यूरिन का कुछ होता नहीं है, मतलब कि कैथेटर लेकर आता है तो इसको मैं क्या करूंगा। स्टूल अपने आप निकल जाता है तो इससे मैं क्या करूंगा। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, ऐसे इंडिपेंडेंटली फ्री सीटिंग से बैठ नहीं सकता है तो मैं क्या करूंगा। और ऊपर से ऑपरेशन के 5, 10, 15, 20 लाख रुपया खर्चा हो गए हैं तो इकोनॉमिकली टूट चुके हैं। और उससे भी बड़ी तकलीफ कि यार मेरा आमदनी, मतलब कि घर का खर्चा उठाने वाला ही मैं अकेला इंसान था। अब मैं ही घर पे बैठ गया तो कमा के कौन लाएगा, खाना पीना कहाँ से सब आएगा। तो ऐसी सारी चारों तरीके की परेशानियों के बीच में अगर आपको खड़े होना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लानी होगी। और वो पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आपको अपने थेरापिस्ट या कोई भी अच्छे दोस्त से ऐसा कम्युनिकेशन शुरू करना पड़ेगा। और उसी के साथ आप एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत की थी ब्रीथिंग रिकवरी की। मैंने पहला ही अपना रिकवरी का जो वीडियो डाला था कि सबसे पहले मेरी जो रिकवरी मेरा अचीवमेंट आया था वो था ब्रीथिंग रिकवरी का। कि फ्रेंड्स जो मेरी 4 और 1 5 पसलियां टूट गई थी रोड एक्सीडेंट में, तो उससे मुझे लंग्स का इन्फेक्शन हो गया था और वो वजह से मेरा ब्रीथिंग बहुत लो हो गया था, मैं वेंटिलेटर पे चला गया था। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका ब्रीथिंग इम्प्रूव नहीं है तो आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। यूरिन कंट्रोल करने जाएंगे तो ब्रीथिंग चाहिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी है तो ब्रीथिंग चाहिए।
नीलिंग के लिए एक्सरसाइज करनी है, एंकल के लिए एक्सरसाइज करनी है तो ब्रीथिंग चाहिए। हर एक एक्सरसाइज में आपको सांसों की ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, एब्स की एक्सरसाइज, कोर मसल्स की एक्सरसाइज, सारी जितनी भी टाइप्स की एक्सरसाइजेस है उसमें आपकी सांस का कंट्रोल बहुत जरूरी है। इवन मेडिटेशन करते हो तब भी आपका ब्रीथिंग के ऊपर कंट्रोल, अपनी सांसों के साथ चलना बहुत जरूरी है। लाइफ आपकी पूरी सांस से ही जुड़ी हुई है, तो आपका ब्रीथिंग पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आपके अंदर वो रिकवरी सारी शुरू होगी। तो वो सारी रिकवरी लाने के लिए मैं आज ये एक थोड़ा सा लंबा वीडियो रखने जा रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने कैसे ब्रीथिंग इम्प्रूव किया था। क्योंकि जब मेरे को स्पाइनल इंजरी हुई तो मेरे अंदर एक गुब्बारे फुलाने की भी ताकत नहीं थी। मैंने वही अपने, आप देखना एक बार, मैं इसके अंदर वापस मैं लिंक शेयर करूंगा, ये देखिए आप, कि मैं गुब्बारा मेरे को दिया जो मेरे थेरापिस्ट ने, तो गुब्बारा भी मुंह से छूट जाता था। मैं ऐसे ऐसे भी नहीं, हवा भी नहीं फूंक सकता था, मेरे अंदर ब्लो अप पावर भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, वो ब्रीथिंग रिकवरी के लिए मैंने 4 अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज की, जिसके अंदर मैंने, एक तो था मेरा ओमकार। सबसे पहले मैं ओमकार मेरे थेरापिस्ट करवाते थे। ओमकार के साथ साथ ही उन्होंने धीरे धीरे मेरे अंदर एक और नया एक्सरसाइज ऐड किया जिसका नाम था कपालभाति। उसी के साथ साथ तीसरी थी अनुलोम विलोम। उसी के साथ साथ ही था लास्ट और जो मेन है वो है स्पायरोमीटर, जो कि अभी ये मेरे सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चारों चीजें पकड़ के मैंने अपना ब्रीथिंग इम्प्रूव किया था। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये चारों आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कि जिस वजह से हम अपना ब्रीथिंग एकदम स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ओमकार के लिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी पोजीशन लेकर आप ओमकार कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट है। ओमकार के लिए सब अपनी अपनी अलग अलग तरीके की डिजाइन बना देते हैं। पालथी, ये ऐसी पालथी लगानी है, ऐसे पैर रखना है, ऐसे बैठना है, ऐसी मुद्राएं बनानी है, सब कुछ, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप एक बार हमारी जगह भी आके बैठो तो आपको पता चलेगा कि एक ओमकार हमारी जैसी कंडीशन में बैठकर लगाओ तो पता चलेगा कि कैसे लगाते ओमकार, जबकि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। मैंने शुरू में जब ओमकार की शुरुआत की तो ये मैं बेड के ऊपर ऐसे लेटे लेटे सोते हुए ही मैं ओमकार करता था, क्योंकि मेरा सीटिंग पोस्चर तो बहुत देर से आया था। फ्री सीटिंग का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो आप बैठ ही नहीं सकते, करवट भी मैं नहीं ले सकता था, तो ओमकार में कैसे करूंगा बताओ आप बैठकर? क्या मैं ये मुद्रा, ऐसे मुद्रा बनाकर मैं ऐसे पोस्चर बनाकर क्या मैं ऐसे ओमकार कर सकता था? तो मैं आराम से, मैं सीधे ही ऐसे ही अपने बेड के ऊपर पड़े रहता था और शांति से ऐसे ओ, बस ऐसे ही अपने हिसाब से धीरे धीरे जितना आया, पूरा दर्द से भरा हुआ ओमकार था। लेकिन फिर भी मैं ऐसे कराते कराते भी ओमकार करता था। दो, शुरू में मैं 3 करता था रोज के, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 32, 40, 50, ऐसे में पर डे के 100 ओमकार करता था। जब मैं 100 ओमकार तक पहुंचा तब मैं कंप्लीट सिटिंग पोस्चर पे आ गया था। दर्द बहुत हो गया होता था, लेकिन फिर भी वो दर्द के आगे ओमकार का पावर इतना रहता था कि वो सारा दर्द चला जाता था। क्योंकि जब हम ओमकार करते हैं तो पूरा अपना बॉडी के अंदर सर से पांव तक एक वाइब्रेशन आता है। ठीक है, कि एक ऐसा वाइब्रेशन कि जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। ये दोस्तों मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं कि ये मैं खुद फील कर चुका हूं। ठीक है, और मेरे अंदर जो फ्री सीटिंग आया है वो यही एनर्जी जनरेशन से आया है। ऊर्जा कहीं बाहर घूमती नहीं है। ठीक है,
पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर से जनरेट होते हैं, हमारे अंदर के सोच ख्याल से आते हैं। और मैंने भी वही किया। ओमकार ने मेरी रिकवरी में, मैं क्या बताऊं आपको, जो ओमकार ने भाग की लिया है वो और कोई एक्सरसाइज ने नहीं लिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितना ओमकार के ऊपर सुबह सुबह में फोकस करोगे उतना आपका रिकवरी बहुत जल्दी आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आज मैंने कुछ किया। क्योंकि ये ओमकार वो चीजें, वो आपके पूरे ब्रेन को वाइब्रेशन देती है, आपके ब्रेन की सारी नसें, आपका पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो एक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ओमकार के लिए आप लेटे लेटे ही करो। अगर आपको इंटेंस बॉडी में पेन हो रहा है, रीढ़ की हड्डियों में, बैक कमर में जो पेन हो रहा है, पेल्विक फ्लोर में, ठीक है, तो आप ओमकार लेटे लेटे ही करो जब तक आपके अंदर सीटिंग एबिलिटी नहीं आती। जब सीटिंग एबिलिटी आती है तो अलग अलग सी मुद्रा, ये वाली वो वाली, जो मुद्रा आपको पसंद आए, ऐसे हो तो ऐसे ही नॉर्मल भी बैठ के करो, लेकिन हो सके तो ऐसे पूरे स्ट्रेट बैठने की कोशिश करो। और फिर एक लंबी सांस लो। ओम। अब ये पूरा अंदर से पेट से आवाज निकालो, ओम। लेकिन ओ का आवाज निकालो, जो एबीसीडी में ओ बोलते हैं, ओ। फिर एच एम का जो आवाज है, म का उच्चारण, तो म के वक्त क्या करना है आपको कि ये जो आपकी टंग है, टंग का एंड, उसको अंदर फोल्ड करना है, ऐसे अंदर, और वो उसको आपको तलवे, ऊपर वाले तलवे को चिपकाना है, या डायरेक्ट सीधा भी चिपका सकते हो कि जिससे अंदर की हवा बाहर ना आए। तो जो म का उच्चारण होगा वो वाइब्रेशन सारा आपका बॉडी में, मतलब कि सारे आपके हेड के अंदर पूरा जाएगा। तो आपकी सारी जो ब्रेन, जो मस्तिष्क की चेताएं हैं, जो ब्रेन की नसें हैं खून की, उसके अंदर पूरी जनजनाहट से आएगी कि जिस वजह से पूरे बॉडी के अंदर वो आपको वाइब्रेशन फील होगा। एक सुबह सुबह में एक उत्साह आएगा, पूरे बॉडी के अंदर एक चेतना आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये है ओमकार। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, ये कंप्लीट ओमकार में करूंगा आपके सामने। बीच में ऐसा होता है, एक ऐसे रिलैक्स होकर एक दो सांस लो, फिर वापिस ओ। तो फ्रेंड्स, ये था ओमकार, ऐसे ओमकार करते हैं। और मैं नहीं मानता हूं कि अगर आप ये ओमकार करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा, आपको 110% फर्क महसूस होगा। लेकिन आपको उसके अंदर बिलीव करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर एक अपने अंदर का इंसान जगाना पड़ेगा, अंदर अपने अंदर की एक ऊर्जा उत्साह के साथ जगानी पड़ेगी, तब जाके आप वो कर पाओगे। आपके चेहरे पे वो खुशी होनी चाहिए। सुबह सुबह पे वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा नहीं कि यार नींद आ रहा है मुझे, ये वो मैं नहीं करूँ। आप शुरू कर दोगे, एक बार आप बेड छोड़ दोगे कि नहीं मुझे करना ही है, तो वो हो जाएगा। जो सुबह जो बेड छोड़ने की जो प्रोसेस है ना, वही सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि सुबह में कमर का दर्द भी होता है, सुबह में
परेशान, बहुत सारी तकलीफें होती है स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट के लिए। जब नॉर्मल आदमी सुबह अपनी अलार्म के सहारे उठता है तो स्पाइनल पेशेंट के लिए तो क्या हालत होगी, आप समझ सकते हो। लेकिन ये करना है। फिर दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है कपालभाति। लेकिन कपालभाति से पहले मैं आपको अनुलोम विलोम बताऊंगा, क्योंकि कपालभाति सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि कपालभाति एक ऐसी चीज है कि वो सबसे हार्ड एक्सरसाइज है। वो उस वक्त की एक्सरसाइज है कि जब आप ये तीनों एक्सरसाइज के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल आ जाए, ये आप इंडिपेंडेंटली कर सको, एकदम फ्रीली कर सको, तब जाके कपालभाति करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो है अनुलोम विलोम। ठीक है, तो अनुलोम विलोम में क्या है दोस्तों, वो भी आप सोए सोए भी करो अगर आपसे बैठे बैठे नहीं हो सकता है तो। ठीक है, अनुलोम विलोम में फ्रेंड्स आपको ये वायु मुद्रा बनानी है हाथ में, ऐसे कि जो अंगूठा है और ये उंगली है, ऐसे तीन, ये आप देख सकते हो, ये तीन उंगली है उसको, और फिर इसको उससे ये नाक को बंद करना है। ठीक है, और फिर बंद करके ये दूसरे नाक से, एक नाक से ही सिर्फ आप एक होल से सांस लेनी है। फिर ये उंगली से जिस नाक से सांस लिया था, जिस होल से, तो उसको दबा देना है, और दूसरे होल से आपको ऐसे यहां से सांस निकालनी है। ठीक है, फिर वापिस यहीं से सांस लेनी है, ठीक है, ये नाक से सांस लेनी है, ये नाक से निकालनी है, वापिस यहां से लेनी है और यहां निकालनी है, फिर यहां से लेनी है, यहां निकालनी है, यहां लेनी है, यहां निकालनी है। ठीक है, तो ये है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से आपको आपके दोनों जो नाक के द्वार है पूरे खुलेंगे, उससे आपके दोनों फेफड़ों में वो जान आएगी कि आप इंडिपेंडेंटली दोनों, आपका जो अंदर का जो ब्रीथिंग पावर है वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो दोनों नाक से हवा जाती है अंदर कभी कभी। ठीक है, आप देखो ऐसे। लेकिन जब अनुलोम विलोम से आप ट्राई करोगे तब इंडिपेंडेंटली एक एक नाक से मतलब कि एक एक नाक के छिद्र से आप करने की कोशिश करोगे तो उससे आपका ब्रीथिंग पावर डबल हो जाएगा। समझ गए? जो काम आप दोनों नाक से करते हो वो आप एक नाक से करोगे, और एक नाक से हवा छोड़ोगे, एक नाक से लोगे, एक नाक से, और जब वही चीज फिर आप दोनों नाक से करने जाओगे तो आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। तो ये अनुलोम विलोम का पावर। ठीक है, तो एक ये भी एक्सरसाइज है जो मैं रेगुलर करता था। फिर इसके बाद तीसरी आती है, वो एक मशीन डिवाइस है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो हर एक यू समझ लो कि स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट तो यूज करता है, लेकिन हार्ट के पेशेंट भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल इंसान की जो जिनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम रहता हो, वैस्कुलर सिस्टम का, वो लोग ये डिवाइस यूज करते हैं कि जो उनकी ब्रीथिंग रिकवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइस को बोलते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक
एयर ब्लो एंड एयर सक्शन, हवा फूकने का और हवा को खींचने का, ठीक है, सॉरी छोड़ने का, दोनों ऑपरेशन इसमें होते हैं। इसमें ऐसे रेड, ब्लू, येलो, ऐसे 3 कलर के अलग अलग बॉल्स होते हैं, ठीक है। और यू समझ लो कि इसके अंदर एक साइड पे ऐसे पोर्ट रहता है जहां से हमको हवा फूकनी है या हवा खींचनी है, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशन करने हैं। तो दोनों ऑपरेशन में जब मैं शुरू शुरू में हॉस्पिटल में था और मेरे को कहा जाता था कि आप ये इसको ब्लो अप करना है, इसको सक्शन करना है, तो दोनों सक्शन के लिए मेरे पास यू समझ लो कि जीरो एनर्जी थी। बॉल सिर्फ अंदर थोड़ा सा वाइब्रेट होता था इनिशियली। यूं समझ लो कि बस मेरे को एक अजीब सी चीज लगती थी ये, कि क्या वाकई में ये वर्क करता है। मैं इतना कंफ्यूज रहता था हॉस्पिटल में। तो जो मैं 1.5 महीना रहा, तो 1.5 महीने के अंदर तो मेरे को ये जो चीज दी थी, तो मैं 1-2 दिन ऐसे यूज करता था। डॉक्टर आते थे, बोलते थे कि यूज करते, तो मैं ऐसे ही सर हिला के कह देता था हाँ। लेकिन मेरे को भी खुद पता नहीं चलता था कि क्या वाकई में ये असर करता है कि नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज होती है कि जब तक हम कोई चीज का प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम उसका रिजल्ट नहीं पाते। उसीलिए आज जो लोग स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर इतनी एक्सरसाइज करते हैं, हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, हम तो रिकवरी नहीं मिलती है, मूवमेंट नहीं मिलता है, वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमको उसके अंदर भरोसा नहीं होता है, उसकी रियल एक्सरसाइज नहीं जानते। हम जानते हो तो हम प्रॉपर वे में करते नहीं है। कल ही 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला उसके अंदर एक पेशेंट ने मुझे कमेंट भी किया है कि सर वाकई में आपसे तो मेरी बहुत ही अच्छी कंडीशन है, आपके तो दोनों पैर में मूवमेंट नहीं है, मेरी तो कंडीशन अच्छी है, लेकिन मैं ही, उसने अपने लिए बैड वर्ड यूज किए, बोले कि मैं ही ऐसा आदमी हूं कि मैं इतने टाइम से मैं खुद अपनी एक्सरसाइज को इतना समझा नहीं, इंपोर्टेंस नहीं दिया। अगर मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करता तो आज मैं चलने लगता। तो ये चीज है दोस्तों। अब आप समझे मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूं। हमारे वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है कि जिससे दूसरे अपने दोस्त है वो मोटिवेट हो, जो लोग घर पे पैसे नहीं डाल सकते एक्सरसाइज के, वो ये वीडियो देखकर कर सके, ठीक है। अब मैं वापस टॉपिक के ऊपर आता हूं कि ये डिवाइस का ऑपरेशन कैसा है। एक ब्लो सक्शन है कि जिसमें हवा फूकना है और दूसरा सक्शन है जिसमें हवा खींचना है। दोनों के अंदर आपकी हवा फूकने की और खींचने की ताकत का पता चलता है कि आप कितने टाइम तक उसको फूक सकते हैं या खींच सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। एक तो सबसे पहले देखिए, ये जब खड़ी हो तो उसको सक्शन करना है। तो शुरू शुरू में ये मैं सक्शन में इतना इंप्रूवमेंट नहीं था। अभी ये सक्शन देखिए आप मेरा कि अभी मैं कम से कम, जब मैं शुरू में मैंने शुरुआत किया तब मेरा रेड बॉल ऊपर जाता था, फिर येलो जाता था, फिर धीरे धीरे ब्लू जाने लगा। फिर मैं एक साथ तीनों बॉल को 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए, धीरे धीरे ऐसे कर करके मैं 22 सेकंड तक पहुंच गया था कि मैं कंटिन्यूस उसको होल्ड कर पाता था। मेरा रिकॉर्ड था। मेरे थेरापिस्ट भी बोलते थे कि इतने लंबे टाइम तक आप होल्ड कर पाते हो, दैट इज वेरी पावरफुल लंग्स यू आर हैविंग, ठीक है। ऐसे लंग्स की जिनको वेंटिलेटर पे रख दिया था, आज वो लंग्स इतने 22 सेकंड तक तीनों बॉल को होल्ड कर देते हैं, वो बहुत ही बड़ी चीज हो गई, ठीक है। ऐसे ही सक्शन में भी यही था। अभी मैं आपको ब्लो सक्शन करके बताऊंगा, फिर ब्लो करके बताऊंगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा आपको हवा पहले ये करना है। ये ऑपरेशन है। तो ऐसे तीनों बॉल ऊपर जाते हैं, ठीक है। जैसे हम सक्शन करते हैं ऐसे, ये देखिए, ऐसे करके
तो ये हो गया अपना सक्शन फंक्शन कि जिसमें हम तीनों बॉल को ऊपर खींचते हैं। ऐसे ही इसको हम उल्टा करेंगे और अब हम ब्लो करेंगे एयर को कि अब बॉल को ये ऑपरेशन में ऊपर ले जाना है। इसको फूक के इसमें हमको फूकना है। तो ये हो गया ब्लो फंक्शन कि इसमें भी हमारी ताकत का पता चलता है कि हम कब तक अभी भी मेरा ये ब्लू बॉल सिर्फ वाइब्रेट होता है, ठीक है। और ये आप भी करिएगा। आप अगर ये येलो भी ले जाए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा येलो पहुंच गया ऊपर। तो ये है स्पायरोमीटर डिवाइस। ये बहुत बहुत ही जरूरी है। नॉर्मल आदमी के लिए भी बहुत जरूरी है। जो घर पे है वो घर पे एक्सरसाइज के लिए भी ये डिवाइस रखे, ठीक है। अगर ये आप एक्सरसाइज रखोगे करने के लिए तो आपका लंग्स कभी कमजोर नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं सीढ़ी चढ़ गया तो मेरी सांस फूल गई, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिवाइस आप रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था स्पायरोमीटर। ओके, अब लास्ट में मैं जो मेन महत्वपूर्ण एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूं कि जो आपके कोर मसल्स को, एप्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करती है। बहुत से फ्रेंड्स है अपने, बहुत नहीं, सब स्पाइनल पेशेंट की एक कंप्लेन आती है कि यार हमको स्टूल में कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक स्टूल पास नहीं होता है। स्टूल आता है तो हार्ड आता है, कभी कभी ब्लड आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, हमको सपोरेटरी लेनी पड़ती है, गैस एसिडिटी होती है, करके डकार आते हैं, हाँ, पेट ऐसे ऐसे कंप्लीट पेट नहीं रहता है, पेट ऐसे बढ़ जाता है। तो ये सब इसीलिए होता है कि आप पथारी के ऊपर, मतलब कि बेड के ऊपर पूरे लेटे हुए हो, आपके पास कोई प्रॉपर ज्यादा एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं है, चलना फिरना तो जीरो है। तो ये सब की वजह से आपके अंदर वो सब तकलीफें आना शुरू हो जाता है। और दूसरा कि आपकी नर्व सिस्टम भी डैमेज हो चुकी है, इसीलिए थोड़ा बॉवेल का भी ऑपरेशन के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है। अब ऐसी वर्स्ट कंडीशन में आपको अपना जो बॉडी के फिटनेस है, आपके कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है, उसको बनानी है कि जिससे आपका पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वो प्रॉपर बने, ठीक है। कि जब आप चलो तो आपका चलने का जो रवैया है वो प्रॉपर हो, आपको ज़्यादा हीक हाइक करने के ना चलना पड़े, ठीक है। या आपका पेल्विक इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, ठीक है। या कोई और मसल्स में मोच ना आ जाए। तो उसके लिए ये कोर मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो कपालभाति है, कपालभाति में क्या है, जोर जोर से सांस लेना है। जैसे कि ऐसे जोर जोर से आपको सांस लेना है और पेट को पूरा अंदर खींचना है। तो ये हुई कपालभाति। ये बहुत ही ताकतवर एक्सरसाइज है, ठीक है। आप जिम में जाके 1000 डंबल्स मारोगे, 1000 एप्स करोगे, उससे कोई ये नहीं है। ऐसे चैलेंजेस भी हमको मिले हैं कि जिन्होंने 1 साल के अंदर 40 केजी वेट लॉस किया है कपालभाति से, ओनली कपालभाति से। ना कोई दूसरा कोई केमिकल, ना कोई दूसरी दवाई या कुछ भी नहीं, ओनली कपालभाति। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप भी कपालभाति करिए। उससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आपके मसल्स जो कोर के हैं वो भी मेंटेन रहेगी, आपका गैस एसिडिटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। आपका ब्रीथिंग पूरा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों चारों एक्सरसाइज की जो स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट के लिए बहुत बहुत ही शुरुआत के दिनों में जरूरी है कि जब वो पूरा बेड के ऊपर होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की
ब्रीथिंग एक्सरसाइज का ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहे तो आप अपने फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस लेकर जरूर जरूर करिएगा। और लास्ट में आप सबको मेरा एक ही मैसेज कि हौसला कभी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।